नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। तो कल ममता दीदी संसद में अपना पिटारा खोलेंगी। रेल बजट को लेकर आम और खास के बीच खूब चर्चा देखने को मिल रही है। आम आदमी एक बार फिर ममता बनर्जी से उम्मीद लगाए है कि वो उनके सफर को महंगा नहीं करेगी। तो रेलवे के जानकार लंबित पड़ी योजनाओं और रेलवे की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। उधर सियासत के जानकारों की अगर बात करें तो रेल बजट में आने वाले समय में राज्यों में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सही तस्वीर तो कल ही सामने आएगी जब ममता बनर्जी संसद में रेल बजट को पेश करेंगी। तो चलिए, आज खास खबर में हम बात करेंगे ममता के रेल बजट से किस तरह की उम्मीदें पाला है आम आदमी और क्या चुनौतियां हैं रेलवे के सामने। सबसे पहले अगर रेलवे के इतिहास की बात करें तो भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवा का ओहदा हासिल है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने। डलहौजी के समय में ही 1853 में भारत में रेल सेवा का आगाज हुआ। बात रेल बजट की करें तो इसका सिलसिला भी ब्रिटिश हुकूमत काल से ही शुरू हुआ है। आइए देखते हैं अतीत के आईने में क्या रही है रेल बजट की तस्वीर। भारत में हर साल आम बजट से पहले रेल मंत्री संसद में रेल बजट पेश करते हैं। रेल एक सरकारी उपक्रम ही है। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि सरकारी उपक्रम होने के बावजूद रेलवे का बजट अलग से क्यों पेश किया जाता है। साल 1859 से पहले भारत में बजट नाम की कोई चीज नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1859 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी काउंसिल में जेम्स विल्सन को बतौर वित्त विशेषज्ञ नियुक्त किया। My lords, ladies and gentlemen, pray silence for His Excellency Lord Canning, Governor General of India. विल्सन की पहल पर ही 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया गया और उस बजट में रेलवे का भी लेखा जोखा शामिल था। इसके बाद ब्रिटिश शासन में रेलवे का तेजी से विकास हुआ और इसके बढ़ते दायरे को देखते हुए साल 1901 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रेलवे बोर्ड का गठन किया। साल 1921 में ब्रिटिश शासन ने एडवर्ड्स कमेटी का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और आजादी के बाद भी यही परंपरा कायम रही। धीरे धीरे रेलवे का आकार बढ़ता गया, जिससे अलग अलग बजट प्रणाली को व्यवहारिक जरूरत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब भारतीय रेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है और इसमें किसी भी सरकारी विभाग से अधिक करीब 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि रेलवे को हर साल नए रेलवे ट्रैक बनाने और दूसरे विकास कार्यों को करने के लिए पैसा केंद्र सरकार से ही मिलता है, जिसे बजटीय सहायता कहा जाता है। लेकिन रेलवे को इस आर्थिक सहायता के लिए हर साल लगभग 7% की दर से ब्याज देना पड़ता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। रेल बजट आम बजट से अलग जरूर है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। रेल बजट के बाद जब वित्त मंत्री आम बजट पेश करते हैं तो इसमें आय व्यय के लेखा जोखा के साथ रेलवे के आंकड़े भी शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अपने पिछले बजट के बाद रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक श्वेत पत्र पेश किया था, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के दावे को झूठा साबित किया गया था। श्वेत पत्र में बताया गया था कि रेलवे का बचत सिर्फ 43,220 करोड़ रुपए है, जबकि लालू प्रसाद यादव का दावा था कि बजट की रकम 90,000 करोड़ रुपए है। खैर, विडंबना यह है कि पिछले एक साल में ममता दीदी के इस दावे की पोल खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय रेलवे दुनिया में नंबर 1 का दर्जा हासिल कर रही है। ममता दीदी की बहुप्रचारित युवा एक्सप्रेस भी पटरी से उतरती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रेल बजट की सीटी सुनाई देने लगी है। उधर पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान ममता दीदी को काम में मन लगाने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। पासवान ने रेल लाइन के नेटवर्क को और विस्तार देने की बात भी कही है। देश में इस समय 1,08,805 किलोमीटर रेल लाइनों का जाल है। रेलवे ने 2012 तक और 1,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का फैसला किया था। कहते हैं कि ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से दूर हट करके कि पूर्व मंत्री ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया, अरे आप क्या कर रहे हो, ये मेन मुद्दा है कि लोग आप क्या काम कर रहे हैं उसको 2 साल के बाद क्या कहते हैं कि तो पहला रेलवे का बजट है, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद तो मान लेते हैं कि
हर आदमी लेखा जोखा लेगा, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो आम लोग हैं उनके हित में रेलवे का बजट होना चाहिए। फैक्ट ये है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़े। लैंड एक्विजिशन एक बड़ा भारी मुद्दा है। जैसे हमें मालूम है कि वो है कि भाई उनको सबको उनकी जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको साथ लेकर उनकी रजामंदी से किया जाए, तो वो एक बड़ा मुश्किल मुद्दा है वो, और उससे डिलेज होती हैं, हो रही हैं लग रहा है, तो वो कुछ ठीक नहीं है। जब तक कम से कम जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री के या देश के या रेलवे के, उनमें ये कुछ मुद्दे बीच में नहीं आने चाहिए। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने 26 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की बात कही थी। रेल भवन के सूत्रों के मुताबिक पैसे की कमी और स्पष्टता के अभाव में कुछ नहीं हो सका। ममता दीदी ने भी पिछले बजट में 90,000 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2020 तक 50 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा 1,000 करोड़ की लागत से 200 आदर्श स्टेशन भी बनाए जाने थे। चालू वित्तीय स्थिति को देखते हुए ममता की कई परियोजनाएं साकार होने से रह गई हैं। बहुप्रचारित युवा एक्सप्रेस ने एक दिन में सिर्फ 1% बुकिंग दर्ज की है। रेलवे बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 3 जनवरी को युवा एक्सप्रेस में सिर्फ 2 यात्रियों ने बुकिंग कराई, जबकि कोटा 816 सीटों का है। 16 जनवरी को 510 सीटों के कोटे में 18 और 17 जनवरी को 714 सीटों के कोटे में सिर्फ 13 लोगों ने बुकिंग कराई। ऊपर से दिसंबर जनवरी में रेल दुर्घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी को विपक्ष के कड़े प्रहारों का सामना करना पड़ा। पिछले बजट में जो ममता बनर्जी ने जो आश्वासन दिया था, उसमें आधे से ज्यादा आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये दुरंत ट्रेन टोटल फेलियर हो गए हैं, और जितना ट्रेन उन्होंने घोषणा किया था उसमें आधे ट्रेन भी अभी तक शुरू नहीं हो गए। ये हो जाएगा ऐसा बोला है, और उनका रेलवे के कामकाज के ऊपर कोई ज्यादा ख्याल नहीं है। वो क्राइटेरिया ये है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए वो सुविधा उस ट्रेन में है, और उसके लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट है, एनआरईजीए का जॉब कार्ड है, तो ये कई चीजें डॉक्यूमेंट के साथ ही जो है व्यक्ति उसमें ट्रैवल कर सकता है। जब गाड़ी एक पॉलिटिकल वजह से चलाई जाए और उसकी ऑक्यूपेशन ठीक ना हो, तो जाहिर है उसमें नुकसान तो होगा ही। कॉन्स्टिट्यूएंसी से गाड़ी चलनी चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैफिक हो ना हो, तो इसीलिए बहुत थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। माओवादियों द्वारा रेल अपहरण ने रेल सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। 2009-2010 के लिए रेल सुरक्षा के मद में 2,700 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके पहले वर्ष में ये राशि 2,890 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के मुताबिक 2007 में माओवादी हमलों के 56 मामले हुए, जिनमें 2 मौतें भी हुई। 2008 में 30 मामले हुए, जिनमें 7 मौतें हुई, और 2009 में 57 मामले हुए, जिनमें 5 मौतें हुई। भोजन और साफ सफाई के मामले में भी रेल मंत्रालय को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारी खर्च पर बनाई गई विभिन्न कमेटियों के लिए भी ममता की आलोचना की गई। फेयर वही रखने मांगता। अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, एंड स्पेशली राजधानी एंड सुपरफास्ट ट्रेन, उसमें पंक्चुअलिटी मेंटेन होना जरूरी है। बिकॉज नाउ वी सी आई एम गोइंग टू रूड़की एंड आई हैव गॉट ए कनेक्टिंग ट्रेन। अभी दिस ट्रेन इफ यू आर कमिंग लेट, देन आई विल मिस द कनेक्टिंग ट्रेन। हमें ये उम्मीद है कि किराया कम होगा और थोड़ा सफाई वगैरह की ध्यान रखा जाएगा, और सुरक्षा भी होनी चाहिए, खाने पीने का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कि इस 8 महीना में जो भी रेलवे था उसका परिस्थिति और खराब हो गया। खान पान तो बहुत बुरा हालत हो गया। सिक्योरिटी जो रेल में हर रोज आप देखिए डकैती होता है, खून होता है रेलवे में, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रही। बहरहाल निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी यानी पीपीपी को वो सराहना भी मिली है। इसमें रेलवे के साथ उद्योगों को जोड़ा गया है। ममता ने हाल ही में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके मुताबिक रेलवे की खाली जमीन पर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम्स, स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे।
We have the land. Land is our asset, and that I want to utilize for commercial purpose. And if land is available, we can invite all the public partnership programs. Then all the industrial hub can be made, and it will be readily available for them. रेल मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद से ही ममता दीदी के बारे में ये राय बनने लगी कि उनकी नजरें पश्चिम बंगाल की सत्ता पर है। इस लिहाज से ममता को ये रियायत नहीं दी जा सकती कि वे किसी तरह काम चलाएं। रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी ममता दीदी के लिए सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने की चुनौती है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ममता बनर्जी ने बड़े गाजे बाजे से रेल मंत्रालय संभाला और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के दावे की हवा निकलने के लिए श्वेत पत्र भी जारी किया। दीदी के इरादों से लग रहा था कि आने वाले समय पर रेलवे को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो दीदी की कोशिशों से रेलवे को ब्रेक ही लगता दिख रहा है। गौतम देव राय, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। कुछ भी कहा जाए, लेकिन आम आदमी तो एक ही बात कह रहा है। उसकी बात यही कि हम तो पथ पे चलने वाले आस लगाए बैठे हैं, दरिया दिली दिखाएं दीदी, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शाहिद कपूर के जन्मदिन पर देखिए ईटीवी की विशेष प्रस्तुति शाहिद कपूर बर्थडे स्पेशल, गुरुवार 25 फरवरी सुबह 8:30 बजे और शाम 4:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गाँव में वाटर शेड प्रोग्राम की DPAP हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। मिलजन में जीवन उपजाओ, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। श्रद्धालुओं की श्रद्धा, श्रद्धा में समाई आस्था, आस्था में समाया विश्वास, विश्वास जो ले जाए आपको पवित्र स्थलों तक। घर बैठे कीजिए तीर्थ स्थलों की यात्रा, सिर्फ तीर्थ यात्रा में। स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रेल बजट पे। कल ममता का पिटारा खुलने वाला है। क्या खुलता है उसमें, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीपी सिंह जी, जो कि रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका ईटीवी में। जानना आपसे ये चाहेंगे कि कल ममता का पिटारा खुलने वाला है और ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे हम सिंह साहब से चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दें कि ममता के पिटारे से हर वर्ग को उम्मीदें हैं कि हमको ये मिलेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किराए में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। इन सब चीजों पर हर एक व्यक्ति की नजरें टिकी हुई हैं, हर एक। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ को भी इस बार एक आस है कि क्या पहाड़ पर रेल दौड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं कि जिस तरह से देखा गया कि पिछले रेल बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई, उनको अमली जामा अभी से कुछ दिन पहले ही पहनाया गया, जहां पर कानपुर में भी ट्रेन का शुभारंभ किया गया। तो ऐसे में हमारे साथ बीपी सिंह साहब चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका ईटीवी में। जानना आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरह से कल ममता जी अपना पिटारा खोलेंगी, तो उससे किस तरह की आस लगाई जाए, किस तरह की उम्मीद लगाई जाए? हमको तो लगता है जो रेल मंत्री मुख्यालय ही दिल्ली से उठाकर कलकत्ता चली गई हो, उनसे सारे देश को क्या कल्पना हो सकती है। जी जी,
हाँ, बजट बंगाल के लिए कुछ खास तोहफा लेकर आया है जी। पूरे देश के लिए तो कोई खास उम्मीद नहीं है। क्या मानते हैं जी सिंह साहब, क्या मानते हैं? तो ऐसे में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बंगाल के लिए इस बार बजट होगा, बाकी देश के लिए कुछ खास नहीं होगा, तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से लोग आस लगाए बैठे हैं कि ममता दीदी इस बार अपना पिटारा खोलेंगी, हो सकता है पहाड़ पर भी इस बार रेल दौड़ जाए, ऐसी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, तो इस योजनाओं का कुछ नहीं होना? हमको तो लगता नहीं है कि जो भी रेल मंत्री आते हैं जी, घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं जी जी, हो कहाँ पाता है। अच्छा। आजादी से पहले 48,000 किलोमीटर रेल लगे जी, आजादी के बाद मात्र हम लोग 11,000 ही सफलता पा पाए हैं। जी जी। सिंह साहब, आपने बड़ी गहराई से देखा है रेलवे को, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, सुरक्षा, खान पान, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है। क्या माना जाए, क्या सरकार ये नहीं चाहती या पॉलिटिसाइज करना चाहती है पूरे इस बजट को? सुरक्षा तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सुरक्षा के मामले पर रेल अपना पल्ला झाड़कर जीआरपी पर दे देते हैं कि राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार कहती है कि ये आरपीएफ का काम है, और और यात्री भगवान भरोसे चलते हैं। जी जी। समय की कोई पाबंदी तो है ही नहीं, खास करके बिहार जैसे राज्यों में जी। मुगल सराय से पटना और पटना से मोकामा जाने में निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे अधिक समय लगता है हर गाड़ियों को। जी जी। तो समय का तो ये हाल बुरा है। सिंह साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पिछले काफी समय से अगर देखें तो रेल किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में रेल मंत्रालय अपने जो कार्यप्रणाली है उसको किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करता है, बाकी किस किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? यहाँ तक रेल भाड़े का सवाल है जी, तो पिछले में लालू जी ने तो भाड़ा नहीं बढ़ाया और उसको माल भाड़े पर या रैक अधिक बढ़ाकर उसको उसकी क्षतिपूर्ति किए हैं जी। लगता है जो कुछ यात्री भाड़ा भी बहुत हद तक बढ़ना चाहिए जी, है ना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा संरचना है, ढांचा है ना इसके चलाने के लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है जो ममता जी, चूंकि अगले साल बंगाल में चुनाव है इसलिए रेल भाड़े बढ़ाएंगी, ऐसा नहीं लग रहा है। जी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सिंह साहब कह रहे हैं कि इस बार बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस बार का बजट जो है पूरी तरह बंगाल की तरफ केंद्रित होगा, लेकिन देखना ही होगा कि पिटारा तो कल ही खुलेगा और आखिर पिटारे का जो रहस्य है वो अभी तक बरकरार है। तो ममता जब पिटारा खोलेंगी तभी ये चीज सामने आ पाएगी कि आखिर उस पिटारे के अंदर निकलता क्या है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी फोन लाइन पर। रामविलास जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। हाँ हेलो रामविलास जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो 12:30 बजे से इंतजार कर रहे थे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानना ये चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ममता जी का पिटारा कल खुलेगा तो आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार? देखिए, हमको कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि चूंकि रेलवे का एक जो सीमित संसाधन होता है और उसमें जितना बड़ा रोटी है उतना ही केक है। हम इतना ही चाहेंगे कि किसी रीजन के प्रति जो है वो जो है भेदभाव नहीं बरता जाए। जो उसमें पिछली बार जिस तरीके से बिहार के प्रति हुआ था जी जी, तो वो क्या कहते हैं कि उसको नहीं दोहराया जाए। और हम ये भी चाहते हैं, हम रेल मंत्री थे तो हमने 2 चीज किया था। एक तो हमने किया था कि जो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट था जी जी, कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हमेशा से चलती है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। जी जी, तो इसलिए पहले डेवलपमेंट विकास होगा तब जा करके रेलवे लाइन जाएगा। इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से या पहले रेलवे लाइन जाएगा तब क्या कहते हैं कि वहाँ की स्थिति सुधरेगी। जी जी, तो हम लोगों ने उस समय में चाहे जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन का मामला उसी समय हमारा दिया हुआ था। साथ साथ हमने रेलवे नया जोन बनाया और हर रीजन में बनाया, उधर भुवनेश्वर में बनाया। इस समय एक चर्चा का दौर ये चल रहा है कि इस बार का बजट जो है पूरी तरह से केंद्रित होगा बंगाल की तरह, ये इस समय चर्चा में चल रहा है, आप क्या कहेंगे? हम बंगाल में केंद्रित करें, चूंकि वहाँ चुनाव है, वहाँ की क्या कहते हैं कि वो नेता हैं ममता बनर्जी जी, उसमें हमको कोई क्या कहते हैं कि उसमें हमको खुशी होगी कि बंगाल के लोगों को जितना देना चाहे दें। लेकिन बंगाल के नाम पर जो है बिहार या दूसरे राज्यों का कटौती नहीं होना चाहिए। एक उसका क्या कहते हैं कि भेदभाव का सिग्नल नहीं जाना चाहिए, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे
नए रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें फंड देने का मामला हो, तो पश्चिम बंगाल में जो करना है करें। उसमें अच्छा, हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि रेल किराए में जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, आप भी रेल मंत्री रहे हैं, ऐसे में इसकी भरपाई कहां से होती है? भरपाई तो रेलवे किराया तो कुछ ज्यादा आता नहीं है जी। 600-700 करोड़ रुपया रेलवे भरा से आता है जी। आप 1% बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं कि माल में, तो उसी में क्या कहते हैं कि वो पूरा का पूरा रेलवे का वो, तो जो 90% क्या कहते हैं कि जो आता है वो गुड्स ट्रेन से आता है, माल भाड़े से आता है। 10% जो है 8-10% सिर्फ जो है वो रेलवे भाड़ा से क्या कहते हैं कि आता है, इसलिए उसमें कोई ज्यादा का फर्क नहीं है और उसको बोझ डालना भी नहीं चाहिए और क्या बढ़ाना भी नहीं चाहिए। पासवान साहब, एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि हमने देखा कि जितने भी रेल मंत्री देखे, सुरक्षा, खान पान और जितने भी देखा कि राजधानी एक्सप्रेस को रोका गया था, तो सुरक्षा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा निकलकर वहां पर सामने आया था। तो कोई खास रणनीति आप लगा सकते हैं इस बार बजट में आएगी सुरक्षा को लेकर, खान पान को लेकर, जिस तरह की ये समस्याएं हैं इनको लेकर? सबसे बड़ी बात है कि 2 इशूज हैं। एक तो मान लेते हैं कि देखिए जो यात्री का इशू है जी, जब यात्री जो है पैसेंजर जब चलता है तो सबसे पहले उसको जाकर के 3 चीज करना पड़ता है। पहले जाकर के वो जाकर के रिजर्वेशन करवाता है, रिजर्वेशन के बाद जो है टिकट लेता है, टिकट लेने के बाद इंक्वायरी में आता है, इंक्वायरी उसको सही रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एक तो रिजर्वेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टिकट मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन में जाए तो सही जानकारी उनको मिल जाना चाहिए। फिर जब ट्रेन में चले तो खान पान उसको क्या कहते हैं कि सही ढंग से क्या कहते हैं कि मिले। फिर खान पान के सफाई का मामला है प्लेटफार्म से लेकर के गाड़ी के अंदर में। और फिर अंतिम जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो है सुरक्षा का मामला है जी। अब उसमें ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि उनके यहाँ पश्चिम बंगाल में जो जाती है ट्रेन जाती है उसमें काफी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, लेकिन वही व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए। चूंकि जो हर जगह पर डकैती, ट्रेन में डकैती की घटना आती है, जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनको जान माल जो आदमी की सुरक्षा का नहीं है उनको जिम्मेवारी, उनको है माल गुड्स ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है जी। जो जिम्मेवारी है सुरक्षा की वो जीआरपी के ऊपर में होता है जी, तो रेलवे पुलिस के ऊपर में होता है। तो रेलवे पुलिस सक्षम नहीं है, रेलवे पुलिस को तो ये मान करके लगाया जाता है कि साहब जो सबसे निष्क्रिय लोग होता है उसको कहता है रेलवे में भेज दो, ये एक धारणा बन गई है जी। तो जो सुरक्षा का मामला है, चूंकि पैसेंजर की संख्या बढ़ रही है, 1950 में जो पैसेंजर था वो था 1 करोड़ 28 लाख चलते थे 1950 में, और आज 6 करोड़ 52 लाख पैसेंजर 2008 में चल रहे हैं जी। रेलवे का जो ट्रैक था उस समय में वो था, अंग्रेज जब गया था 1950 में तो 53,000 किलोमीटर में ट्रैक था, रेलवे लाइन था। आज क्या कहते हैं कि जो रेलवे लाइन है वो 63,000 किलोमीटर में रेलवे लाइन क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से हाँ, तो उसमें ज्यादा 10% सिर्फ 10,000 का वृद्धि हुआ। हाँ, ये बात सही है कि जो मीटर गेज से वो ब्रॉड गेज में आए हैं जी। जो हमारा इंजन है, इंजन उतना ही है। निश्चित रूप से पासवान जी विस्तार हुआ है, आप क्या मान रहे हैं इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने पिछले रेल बजट में जिस तरह की घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को उन्होंने अभी कुछ महीने पूर्व ही अमली जामा पहनाया है और कई घोषणाएं अभी तक रुकी हुई हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, आपने भी रेल बजट पेश किया है, ऐसे में क्या मानते हैं आप, जब रेल बजट पेश किया जाता है तो उन घोषणाओं को किया जाए जो क्रियान्वित हो, ऐसा नहीं कि उनको आगे अगले साल के लिए क्रियान्वित करने के लिए रोक दिया जाए? कहां तक सही है? नहीं, देखिए गलत बात है, चूंकि रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि रेलवे मिनिस्ट्री है जिसमें किसी मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस नहीं होता है जी। हर मिनिस्ट्री का जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं जी। रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसी है कि जिसका बजट रेलवे मंत्री पेश करता है जी। और यह करती है, तो यदि रेलवे मिनिस्टर जो क्या कहते हैं कि वो उतना ही वही बजट में वो पढ़ते हैं जितना क्या कहते हैं कि वो अगले एक फाइनेंशियल ईयर में जो है इम्प्लीमेंट कर सके जी। तो हाँ, और यदि ये फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट नहीं होता है जी, तो कहीं न कहीं क्या रेल मंत्रालय की खामी है, रेल मिनिस्टर की खामी है जी। अब उसमें एक प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि अब 15 साल 20 साल तक चल रहा है, जिससे वेंटिलेटर के ऊपर में मरीज को डाल दिया जाता है, तो वो हालत होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको तुरंत कंप्लीट करना चाहिए, टाइमली चीजें, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है घटता है। पासवान जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों को बहुत आस है कि पहाड़ पर रेल दौड़ेगी। इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, यहां तक कि और भी कई मंत्रियों से मिल चुके हैं। साथ ही साथ वहां कांग्रेस के सतपाल महाराज जो सांसद हैं वो भी कई बार इसको लेकर आवाज अपनी बुलंद कर चुके हैं। क्या मानते हैं आप, इस बार पहाड़ पर रेल दौड़ने की कुछ आस लग रही है बजट में आपको? हम जब थे तो हमने हमारी टॉप प्रायोरिटी थी नॉर्थ ईस्ट का था,
उत्तराखंड का था और जम्मू कश्मीर का था। अब जम्मू कश्मीर सबसे टीडीएस जगह है, सबसे कठिन जगह था, जहाँ 200 टनल क्या कहते हैं बनाए गए। लेकिन 1996 में हम जब रेल मंत्री थे, हमने स्वीकृति दिया देवे गौड़ा जी के समय में, और आज रेलवे लाइन बन करके तैयार हो गया है। उसी तरीके से जो उत्तराखंड है, सतपाल महाराज जी हमारे साथ में मिनिस्टर थे, जूनियर मिनिस्टर थे, रेलवे के मिनिस्टर थे। तो उस समय में भी हम लोग यदि कुछ दिन हम लोग की सरकार रह जाती, चूंकि 9 महीने सरकार थी देवे गौड़ा की, 9 महीने गुजरात की सरकार थी, 18 महीने का हमारा शासन काल रेलवे का काल था। अदरवाइज हमारा प्लान था कि उत्तराखंड को क्या कहते हैं जोड़ा जाए। हमारा खंड था कि हिमाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में रेलवे लाइन नहीं है। राजधानी से राजधानी को क्या कहते हैं कि जो जोड़ने का जो हम लोगों का प्लान था, वो सारे के सारे राजधानी को एक दूसरे राजधानी से जोड़ने का भी हमारा एक प्लान था कि हर देश का हर प्रांत का जो राजधानी जो है वो जुड़ा, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन को गैप रखेंगे तो उससे उग्रवाद को ज्यादा फैलने का शंका डर आता है, और उससे जो आम लोग हैं उनको परेशानियां क्या कहते हैं कि, और वो बिल्कुल एक उनका जो एक दृष्टिकोण होता है, ओरिजिनल दृष्टिकोण रहता है, नेशनल दृष्टिकोण नहीं बन पाता है। जी रामविलास पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय बातचीत कर रहे थे पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान। उनका साफ कहना है कि जो भी हो, लेकिन रेल विभाग ने निश्चित तौर पे विस्तार किया है, रेलों का विस्तार हुआ है, ट्रैक बदले हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस बार दीदी के पिटारे में क्या कुछ खास होगा ये देखने वाला होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तराखंड के लोगों को एक खास उम्मीद है कि इस बार पहाड़ पर जो है रेल दौड़ेगी। पहाड़ पर रेल की आस वो काफी दिनों से लगाकर बैठे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में पिछली योजनाओं में जो पिछली घोषणाएं की गई थी, उनको लेके जो बात रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कही थी, उनको अमली जामा अभी कुछ ही महीने पहले पहनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एक गंभीर विषय है, उसको लेके ममता बनर्जी क्या कुछ सख्त कदम उठाती हैं इस बार अपने बजट में, ये भी देखना होगा। वक्त के साथ साथ सबसे बड़ी एक बात यह भी है यहाँ पर कि लगातार हम देखते हैं कि खान पान को लेकर ट्रेनों में लोगों का रोष व्याप्त होता है। वो ट्रेन रुक जाती है, वो अपनी बात कहते हैं, मीडिया वहां पर पहुंचती है, प्रशासन वहां पर पहुंचता है, लेकिन लोगों की दिक्कतों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहां पर एक सबसे अहम सवाल यह है कि खान पान की जिस तरह की गुणवत्ता है, उसको लेके कितनी कारगर साबित होती है ममता के बजट की ये मुहिम। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि ममता के पिटारे में कल क्या खुलकर सामने आता है। सब आस लगाए बैठे हैं ममता के इस पिटारे से। हमारी भी नजर है ममता के पिटारे पर। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। लोकसभा में महंगाई पर महाभारत। मुलायम ने बोला केंद्र सरकार पर तीखा हमला। यूपी में भगवान भरोसे है स्वास्थ्य व्यवस्था। 1000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर भगोड़े घोषित। फिरोजाबाद में 3 अपहर्ताओं के एनकाउंटर पर